जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए खान सर के इस बुक से आज आपका टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा चलेगा और इस टेस्ट सीरीज में हमने टोटल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ऐड किया है, जो कि साथियों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। एक होता है राज्य सूची जिसमें केवल राज्य सरकारें कानून बनाती है, एक है केंद्र सूची यानी कि संघ सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और एक है तीसरा समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो साथियों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था रॉबर्ट पियरे, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। और दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था एमंडसन। आगे देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। आगे देखिए, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो साथियों पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ब्याज दर जो है ये निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए थार एक्सप्रेस जो है ये हाल ही में शुरू किया गया है और ये किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो सही जवाब है मुनाबाव और कोकड़ापार स्टेशनों को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो किसके कारण? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है इनमें से सभी, यानी कि किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना या फिर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। अगला क्वेश्चन है,
राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में शासन है। चलिए आंसर कीजिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राज्य के राज्यपाल का। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है राज्य में किसका शासन है? तो राज्यपाल का शासन है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और आर्टिकल 352 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय आपात है। एक है 360, इसमें वित्तीय आपात है। आगे देखिए, 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा। देखिए शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 18 कैरेट का जो सोना है जो बाजार में उपलब्ध होता है उसमें क्या होगा? तो उसमें 18 भाग सोना होगा और 6 भाग क्या होगा? दूसरी धातु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इन चारों ऑप्शन में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों मौलिक अधिकार है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है और भाग 3 में रखा गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और देखिए साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। आगे देखिए, खाली स्थान के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आंसर कीजिए, किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? सही जवाब है वायु दाब, यानी कि वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से संचार के लिए होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि नेटवर्किंग के लिए होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध जो है वो कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो उस अम्ल का नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल नींबू व संतरा में पाया जाता है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रसंस्करण वेग होता है ये किस में मापा जाता है? सही आंसर है मेगाबाइट में मापा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मेगाबाइट में। खाली स्थान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खाली स्थान
हो सकती है? चलिए आंसर कीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और इसकी कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है। बांझपन की बात करें तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। पृथ्वी की सतह से तुल्यकालीन उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों पृथ्वी की सतह से तुल्यकालीन उपग्रह की जो ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर होती है। सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी। चलिए आंसर कीजिए। सिराजुद्दौला की हार जो है ये किस युद्ध में हुई थी? आसान क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून, यहाँ पे लिख देते हैं, पूरा डेट याद रखिएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध भी पूछा जाता है जो कि 1760 में हुआ था। सारे फैक्टों को ध्यान रखिए। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है? तो भारत के सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिम में पूछे गुजरात है। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी बताया था। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। आगे देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चिनाब नदी पर है सलाल जल विद्युत परियोजना। और किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये विद्युत परियोजना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था? सही जवाब है द्वैध शासन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्वैध शासन। आगे देखिए, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है आपने आज ही के सेशन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो ये है अजंता, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। किस राज्य में है? तो केवल महाराष्ट्र राज्य में। किसी स्थल का अक्षांश इसके खाली स्थान का सूचक होता है? तो साथियों किसी स्थल का जो अक्षांश है इसके समय का सूचक होता है। किसका? समय का। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, समय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार खाली स्थान फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में फहराया गया था। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। चलिए आंसर बताइए। हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? सही जवाब इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर।
आप लोग कमेंट करके बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन है। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? ये सभी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पद्मावत नामक जो साहित्यिक कृति है इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है केवल जायसी, पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। सुरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा सूरदास है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? चलिए बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो इस पंक्ति को लिखा है मीराबाई ने। मीराबाई जो है भक्ति काल की कवयित्री थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला है? 1993 में। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। अब देखिए कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो राष्ट्रगीत जो है ये वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और राष्ट्रगान पूछे तो जन गण मन अधिनायक, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? अभी हमने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कारक चिन्ह अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो अतिथि के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक है। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ये जो प, फ, ब, भ और म है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ओष्ठ से। आप लोग बोल के देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा बुढ़ापा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो देखिए दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं ये होते हैं क्या? तो समुच्चयवाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें से जो शुद्ध है ये स्मरण है। वाहिनी की बात करें तो इस तरह से लिखा जाता है वाहिनी। मैथिली यहाँ पर सही दिया गया है। अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है। तो यहाँ पे मैथिली भी सही है और स्मरण भी सही है। यहाँ पे देखिए आ हर्षई हर्षहु को क्या कहा जाता है? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वरवर्ण, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। एक होता है ह्रस्व स्वरवर्ण, एक है दीर्घ स्वरवर्ण और तीसरा है प्लुत स्वरवर्ण। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? तो साथियों भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार
निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार इसमें से नहीं कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नबोधक आज्ञार्थक। ये जो है अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? तो वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है क्या? विशेषण, जो कि ऑप्शन डी में दिखे इनमें से कोई नहीं दिया गया है, क्योंकि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सूरदास का जो काव्य है वो ब्रज भाषा में रचित है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा कहा जाता है और इसका उदाहरण है बचपन, बुढ़ापा, मिठास। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? तो चौराहा में देखिए संख्या आ रहा है 4, तो जिसमें संख्यावाचक आए वो होता है द्विगु समास। तो देखिए यहाँ पे द्विगु दिया गया है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो साथियों तुलसीदास की बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की है। वेदों की संख्या कितनी है? आसान क्वेश्चन है। टोटल वेद 4 है, वेदांग पूछे 6 है, उपनिषद 108 है और पुराण पूछे तो टोटल 18 पुराण है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।